गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में अपन करेंगे एमसीक्यू प्लस उससे पहले अपन करेंगे ऑल्टमेट जेड स्कोर का एक क्वेश्चन। अगर आपने कर लिया है तो एक और बार करना है आपको, वो सेम ही एग्जांपल आपको वापस करना है। ठीक है, आपने ऑलरेडी कर चुके हैं तो आपको वापस करना है। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे साथ करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, जेड स्कोर का अपन फार्मूला लिखेंगे। जेड स्कोर का क्या फार्मूला होता है, 1.2x1 प्लस 1.4x2 प्लस 3.3 x3 प्लस 0.6 x4 प्लस 1 x5। ठीक है, यहाँ x1 क्या होता है ये अगेन आपको वापस लिखना है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ये क्वेश्चन कर रखा है तो आपको वापस करना है, नहीं कर रखा तो आपको एक बार और करना है। x1 का फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। x2 क्या होता है रिटेन्ड अर्निंग्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। x3 क्या होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। x5 क्या होता है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। यहाँ क्या होता है x4 में आता है टोटल लायबिलिटीज आता है। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल लायबिलिटीज। अब इसमें देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, टोटल एसेट्स दे रखा है 3500 CR, वर्किंग कैपिटल 4200 CR, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है 6500 CR, और क्या दे रखा है सेल्स दे रखी है 8300 CR। ये क्या दे रखा है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 7000 CR। ठीक है, ये क्वेश्चन ये वाला डेटा अपन को क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अपन ने फॉर्मूला ये लिख रखा है, अब अपन को सॉल्व करना है। सबसे पहले निकालेंगे x1, फिर x2, फिर x3, फिर x4, फिर x5 अपन निकालेंगे। x1 क्या वर्किंग कैपिटल कितना है 4200 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स कितने हैं 3500। इसको सॉल्व करो, अपने पास आ गया 1.2। x2 क्या होता है रिटेन्ड अर्निंग्स कितना दे रखा है, रिटेन्ड अर्निंग्स दे रखा होगा क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। रिटेन्ड अर्निंग्स अपन देखते हैं, ये आगे पीछे क्वेश्चन में और डेटा दे रखा है। लायबिलिटीज दे रखी है 5000 CR, टोटल लायबिलिटीज आपको दे रखी है 5000 CR, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। और रिटेन्ड अर्निंग्स दे रखी है 800 करोड़ की रिटेन्ड अर्निंग्स, और अपन लिख लेते हैं ये और दे रखे हैं रिटेन्ड अर्निंग्स से 800 करोड़ डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स 3500। इसको आप सॉल्व करोगे आपके पास आएगा 0.228। x3 क्या होता है ईबीआईटी अपने पास है 6500 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स अपने पास 3500 CR। इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 1.85। x4 मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 7000 डिवाइडेड बाय, यहाँ x4 में स्पेशल होता है टोटल लायबिलिटीज अपन लेते हैं 5000 CR। ठीक है, ये हो गया 1.4। x5 क्या होता है सेल्स कितनी दे रखी है 8300 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स 3500 2.37। ये आपको दे रखा होगा, ये सारा डेटा किसका दे रखा है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का दे रखा है। ठीक है, तो अपन उस हिसाब से ले रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। ठीक है, जनरल एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ और आपको भी बोल रहा हूँ कर लो। 1.2 x1 है 1.2 प्लस 1.4 x2 0.228 प्लस 3.3 x3 1.85 प्लस 0.6 x4 1.4 प्लस 1 इंटू x5 कितना आया था 2.37। इसको सॉल्व कर लो 1.44 प्लस 0.3192 प्लस 6.105 प्लस 2.37 कितना हो गया ये 1.44 0.3192 6.105, एक था 0.84। इसका टोटल कर लो अपने पास आ गया 11.07। ठीक है, मोर देन 2.99 है तो ये हो गया सेफ, यानी कि ये कंपनी सेफ है, आने वाले नेक्स्ट ईयर ये डूबेगी नहीं, यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन इसकी अच्छी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन मैंने आपको करा दिया, आपने कर रखा होगा तो एक और बार कर लेना, क्योंकि फॉर्मूला आप 2 बार प्रैक्टिस करोगे, कम से कम 2 बार तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके ये आपको एग्ज़ाम में याद रहेगा। अब अपन कर लेते हैं ICAI मॉड्यूल के पेज नंबर 8.43 पर आपको MCQ दे रखे, फटाफट से सॉल्व कर लेंगे।
कोई डाउट रहे फिर भी कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क डिवाइडेड 7S इंटू 2 सेट्स, सॉफ्ट एंड हार्ड एरिया। हार्ड एस ईजी टू क्वान्टिफाई, ठीक है। विच ऑफ अ फॉलोइंग इज नॉट हार्डेस्ट, इतना सा क्वेश्चन है। विच ऑफ अ फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डेस्ट, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, तीन चीज़ें आती हैं, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम। ऑप्शन हो गया स्टाइल। Business integration brings all aspects of business and alignment so that business objectives can be achieved by effective implementation of strategies while making efficient use of available set of resources. There are four aspects that are essential to be integrated, namely people, operations, strategy और चौथा कौन सा है, टेक्नोलॉजी। ये आपको याद होना चाहिए जब आप लेक्चर 2 से 3 बार मेरे सुनोगे तब, ठीक है। उसके बाद MCQ 3 दे रखा है, मोटर्स डायरेक्टेड ई स्टील्स टू डिलीवर स्पेसिफिक मेटल मटेरियल फॉर इट्स अपकमिंग ई व्हीकल कंसिडरिंग द डिजाइन। इंजीनियर from production and operation division of A Motors visited to A Steel to explain the needs. After deliberation decided some of process need to be performed in such metal while in process A at A Steel plant only, even prior to bring to A Motors plant. One of the engineer from A Motors placed at A Steel till such metal prepared and delivered to keep check at specifications. Above facts highlights the concept of, ये मैं आपको बता देता हूँ इसमें हो क्या रहा है। ए मोटर्स कंपनी उन्होंने क्या करा, डायरेक्ट करा ए स्टील्स को टू डिलीवर करे वो स्पेसिफिक मेटल को, ठीक है। उनका अपकमिंग प्रोजेक्ट है। इंजीनियर्स ने क्या करा, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन डिवीज़न के वो ए स्टील के अंदर गए, उनको अपनी नीड्स समझाई और उनको बताया टू डिसाइडेड सम ऑफ अ प्रोसेस नीड टू बी परफॉर्म इन सच मेटल। यानी कि आपने क्या करा, आप एक कंपनी में गए, आपने बताया हमको इस तरीके का मटेरियल चाहिए, ठीक है। वाइल इन प्रोसेस एट ए स्टील प्लांट ओनली, ठीक है। वन ऑफ अ इंजीनियर फ्रॉम ए मोटर्स प्लेस टिल सच मेटल प्रिपेयर्ड एंड डिलीवर टू कीप सच स्पेसिफिकेशन। आपने पूरा देखा ध्यान से, सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये है, ये कंसेप्ट है वैल्यू सिस्टम का, ठीक है। देखो वैल्यू चेन क्या होता है, उसमें एक चेन होती है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, तो वो सब मिलकर बनता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये अपन ने कहाँ देखा था, ये आप देख सकते हो, यहाँ अपन ने पढ़ा था वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन क्या था, एक चेन ऑफ एक्टिविटीज था that leads to the delivery of final product to the customer, how utility accumulates for the customer। तो इसमें ये सब था, इन सारी चीज़ों से मिलकर बनता है, ठीक है। यहाँ एक चेन ऑफ एक्टिविटीज़ था दैट लीड्स टू द डिलीवरी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट टू द कस्टमर। कस्टमर तक के लिए अपन यूज़ करते हैं ये वैल्यू चेन एनालिसिस, ठीक है। तो इसका आंसर अपने पास ये अपने पास आएगा, ये रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा वैल्यू सिस्टम, ठीक है। ये वैल्यू चेन नहीं होगा, वैल्यू स्पेसिफिकेशन कुछ नहीं है, वैल्यू सेट भी कुछ नहीं है। दो चीज़ें होती है, एक होता है वैल्यू चेन और एक होता है वैल्यू सिस्टम। वैल्यू चेन डील करता है टिल कस्टमर्स तक के लिए ये करता है, ठीक है। वैल्यू सिस्टम में आप क्रिएट करते हो वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट MCQ पर आ जाते हैं। इसमें पूछा आपसे विच वन ऑफ अ फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ मैकेंजी बेस्ट एक्सप्लेन्स वाई द चेंज इनिशिएटिव्स हैव बीन अनसक्सेसफुल। तो इसके लिए आपको केस स्टडी पढ़ना पड़ेगा। द न्यू अपॉइंटेड टॉप ब्रास एट Jimjam Limited give local manager greater autonomy for decision making with intent to improve performance in light of fact that company introduced a number of changes in recent past because in past decisions are made at corporate level। अब क्या करते हैं लोकल मैनेजर्स, उस पहले क्या करते थे, सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करते थे, ओनली एग्जीक्यूट। हैंस despite power vested with local manager they did not exercise the authority, resulted changes that were introduced recently failed to create any impact, ठीक है। तो कुछ नहीं हो रहा, अब क्या हो रहा है, अब उनको ग्रेटर ऑटोनॉमी यानी कि अब उनको ग्रेटर पावर दी जा रही है। तो ये कौन सा सिस्टम है, ये होगा, इसका आंसर होगा स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि फंक्शनल डिवीजन रखना है, फंक्शनल डिविजनल मैट्रिक्स, कौन सा आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। इसमें दे रखा था पहले क्या होता था, सिर्फ लोकल मैनेजर्स उसको एग्जीक्यूट कर सकते थे, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम उनके पास ज़्यादा पावर है, तो अपन क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर के साथ डील कर रहे हैं। सिस्टम्स क्या होता है, सिस्टम प्रोसेस होते हैं जहाँ अपन डे टू डे एक्टिविटीज़ के बारे में देखते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन एक प्रोसेस हो गया उसके बारे में देखते हैं तो हो जाएगा।
ये रीज़न पढ़ सकते हो। था जिमचैम इन पास्ट यूज टू हैव सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर, पहले सेंट्रलाइज था अब डिसेंट्रलाइज हो रहा है। विच ऑफ अ फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिजनेस स्ट्रक्चर इन मेजरिंग एंड इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस। तो कौन सा लिमिटेशन नहीं है आपको बताना है बिजनेस स्ट्रक्चर में। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एक लिमिटेशन हो सकता है, डिसएग्रीमेंट हो सकता है, कोई क्या बोल रहा है कोई क्या बोल रहा है ये हो सकता है, कल्चर के कन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, इंडिया और यूएस में हो सकता है वहाँ कल्चर अलग हो, ठीक है, वहाँ ब्लैक वाइट में ज़्यादा या इंडिया में ऐसा कुछ नहीं। लीगल एस्पेक्ट्स, लीगल कुछ नहीं होता, आप पहले से लीगल के लिए क्या करोगे, आप सीए को हायर कर सकते हो, वो लीगल एस्पेक्ट्स वो सब संभाल लेगा। लीगल कुछ नहीं, ऐसी दिक्कत आती कि अगर आप जब भी कॉम्प्लेक्स बिजनेस स्ट्रक्चर करते हो चाहे आप कुछ भी करो, लीगल कोई दिक्कत नहीं आती, लीगल सब अलाउ होता है, गवर्नमेंट ने भी अलाउ कर रखा है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म डेट कैन बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम। तो इसका आपको बताना है कौन सा पार्ट नहीं है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म, मैंने आपको बताया था बिहेवियरल होता है, रिपोर्टिंग कल्चर होता है, एक फिजिकल कुछ नहीं होता। कहाँ मिलेगा इसका आंसर, पेज नंबर 8.32 पे मैंने बताया था, इसका एक एमसीक्यू एग्जाम में आया हुआ है। ये अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल में एक होता है बिहेवियर, पर्सनल, कल्चर बोल सकते हो, और रिपोर्टिंग ये होता है, फिजिकल कुछ नहीं होता। Based upon the Z score, the companies are classified into different zone of discriminations. Which of following is not a zone of discrimination? कौन सा डिस्क्रिमिनेशन के जोन में नहीं आता, एक होता है सेफ होता है, ग्रे होता है, डिस्ट्रेस होता है, वार्निंग कुछ नहीं होता, ऑल्टमैन जेड स्कोर में, ठीक है, यहाँ जेड स्कोर की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट एमसीक्यू अपने पास आता है, स्काईवी एयरलाइन लिमिटेड SAL एन इंटरनेशनल कैरियर टुक सर्विसेज ऑफ लोन्स टू फाइनेंस द M&A deals. But now observing the working capital crisis, CEO in response to a question at recent conference reported the Z score 1.6. आपको बताना है कौन से जोन्स में आएगा, Z स्कोर है 1.6। अब कौन सी कंपनी है, नेटर स्काईवी एयरलाइन लिमिटेड, तो ये कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो है नहीं, तो इसमें वो 2.9 वाला तो आएगा नहीं, ठीक है। ये प्राइवेट कंपनी आप देख सकते हो, प्राइवेट, तो उसमें अपने पास ये आप देख सकते हो नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज में, ये यहाँ कुछ प्राइवेट भी नहीं दे रखा, तो ये अपने पास हो जाएगी नॉन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। 4 कैटेगरी अपन पढ़ चुके हैं, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, एक होता है प्राइवेट, फिर उसमें नॉन मैन्युफैक्चरिंग में भी अपन देखते हैं 2 कैटेगरी है, ठीक है। इसका भले आप इधर देख सकते हो कहाँ अपन ने ये पढ़ा था, ये टॉपिक मैं आपको बता सकता हूँ। एक तो अपने पास था ये रहा मैन्युफैक्चरिंग फर्म का, अपन ने ऑल्टमैन जेड स्कोर पढ़ा था। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, उसके बाद अपन ने प्राइवेट फर्म का देखा था। उसके बाद अपन ने नॉन मैन्युफैक्चरिंग फर्म का देखा था, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में, जो इमर्जिंग मार्केट्स में, उसका अलग था नॉन मैन्युफैक्चरिंग। तो ये मैन्युफैक्चरिंग है नहीं, प्राइवेट उसमें दे नहीं रखा, प्राइवेट लिमिटेड है नहीं, प्राइवेट लिमिटेड होता तो दे रखा होता। बार बार पेज नंबर अपन को देखो, ये रहा, ठीक है। तो ये हो जाएगा नॉन मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। नॉन मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, दोनों में ये जोन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन सेम है, तो ये एक आपका बेनिफिट है। वहीं प्राइवेट में तो आपके पास अलग रहता है, और मैन्युफैक्चरिंग में भी आपका अलग जोन रहता है। 2.99 तक है, 2.99, 1.23, हाँ अलग है। और क्या है इसमें, ये अलग है। तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग के दोनों में सेम है, ठीक है। इसमें कितना है, जेड स्कोर है 1.6, कहाँ डालोगे 1.6 को, ग्रे जोन में, तो ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। आप ये टेबल मैंने आपको बोला था, अगर आपका कोई किस्मत में आपको टफ क्वेश्चंस आते हैं आपकी किस्मत में, तो ये क्वेश्चन आपकी किस्मत में एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। ये आपको नंबर ध्यान रखने पड़ेंगे चारों के, ठीक है। वैसे 3 ही है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग के दोनों में एक ही टेबल है, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट इन रिगार्ड टू अर्जेंटीज ए स्कोर मॉडल, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अर्जेंटीज यानी कि क्वालिटेटिव बात हो रही है। मिस्टेक्स एंड डिफेक्ट्स नॉट इंटर रिलेटेड, इंटर रिलेटेड है, क्यों, क्योंकि अगर आपने डिफेक्ट करे तो वो मिस्टेक में कहीं बदल नहीं जाए, ये आपको देखना है, तो इंटर रिलेटेड है। थ्रेशोल्ड इज कैप्ट एट अ स्कोर ऑफ 25 था, 45 ऐसा कुछ अपन ने नहीं पढ़ा।
देयर आर 3 अंडरलाइन ग्रुप्स मिस्टेक द इफेक्ट सिम्टम्स ऑफ फेलर। तो इसका कौन सा आपसे पूछा, इनकरेक्ट, फर्स्ट और सेकंड इनकरेक्ट है, बोथ 1 and 2 ओनली। उसके बाद आता है फॉलोइंग आर द स्कोर्स ऑफ 6 फर्म्स एज पर अर्जेंटीज ए स्कोर मॉडल यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई हेल्थी फर्म्स। ये मैंने बोला था, एक अपन करेंगे ऑल्टमैन का क्वेश्चन करेंगे, एक अपन करेंगे अर्जेंटीज का क्वेश्चन। डिफेक्ट होता है, एक होता है मिस्टेक और एक होता है सिम्टम्स, ठीक है। टोटल स्कोर आपका लेस देन 25 रहना चाहिए। डिफेक्ट के केस में क्या होना चाहिए, लेस देन 10 रहना चाहिए। मिस्टेक के केस में आपका लेस देन 15 होना चाहिए, आपको याद रखना है। सिम्टम्स में 0 रहना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा हेल्थी फॉर्म है, डिफेक्ट है 10, लेस देन 10 होना चाहिए, पहला नहीं होगा। सेकंड बताओ डिफेक्ट, ठीक है। मिस्टेक लेस देन 15 होना चाहिए, सेकंड भी नहीं है। थर्ड भी नहीं है। फोर्थ डिफेक्ट 15, फोर्थ भी नहीं है। फिफ्थ मिस्टेक 30 है, तो फिफ्थ भी नहीं हो सकता। इसमें क्या दे रखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई हेल्थी फॉर्म्स, सी दे रखा है, ओनली फॉर्म 2 and 3। ये मिस्टेक आपका लेस देन 15 था ना नंबर। एक बार अपन इसको और चेक कर लेते हैं, इसका क्या दे रखा है। ये रहा, ये आपको अर्जेंटीज ए स्कोर में दे रखा है। इफ द टोटल स्कोर इज मोर देन 25 देन द कंपनी इज लाइकली टू फेल। और उसके आगे यहाँ अपन को दे रखा था, ये रहा इंटरप्रिटेशन में आपको दे रखा था विद 10 and 15 बीइंग द मैक्सिमम एक्सेप्टेबल स्कोर। अच्छा, 10 और 15 को आप एक्सेप्ट कर सकते हो, मैक्सिमम है, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको आप करेक्ट कर सकते हैं। इधर अपन देख लेते हैं एग्जांपल में, जैसे कि डिफेक्ट 10 चल सकता है, मिस्टेक 15। हाँ, तो ये थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन में मेरे से लास्ट क्लास में आप इसको सही कर लेना। अब नोट्स में से भी मैं सही कर देता हूँ। इधर क्या था, डिफेक्ट 10 होंगे, ठीक है, इतने अपन को एक्सेप्टेबल है, ठीक है। डिफेक्ट 10 तक चलेगा हेल्थी, 15 है हेल्थी, ठीक है। और 25 का क्या था, मैक्सिमम एक्सेप्टेबल स्कोर है 25, तो 25 भी आपके पास चल जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा होगा तो आपका फॉर्म हो गया अनहेल्थी, इसको एच और इसको भी एच बोलोगे, ठीक है। इतना आप एक्सेप्ट कर सकते हो, 20, 10, 15 यूँ याद रख सकते हो। अब अपन कर सकते हैं वापस ये क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको लास्ट क्लास का आपको ध्यान में देना है। डिफेक्ट 10 चल जाएगा, डिफेक्ट 10 चल सकता है, मिस्टेक 15 तक चल सकता है, सिम्टम्स ऑफ ट्रबल बिल्कुल नहीं चलेगा, पहला कैंसिल। सेकंड में डिफेक्ट 10 चल जाएगा, मिस्टेक 15 तक चल जाएगा, सेकंड है सही। डिफेक्ट 10 चल जाएगा, मिस्टेक 15 चल जाएगा। फोर्थ में डिफेक्ट 10 से ज़्यादा नहीं चलेगा, मिस्टेक 15 से ज़्यादा नहीं चलेगा। सेकंड एंड थर्ड आपके पास हो गया आंसर। सो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। 10 तक एक्सेप्टेबल है, मैक्सिमम इतना आप एक्सेप्ट कर सकते हो, ये 25 तक आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ये रहा, यहाँ भी यही दे रखा है, मैक्सिमम एक्सेप्टेबल स्कोर है आपके पास 25, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन इसको करेक्ट कर लेंगे आप भी। उसके बाद दे रखा है MCQ 11, कंसिडर द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ परफॉर्मेंस मेजर्स। अ क्रूज लाइन ऑपरेट्स ऑन अ नेशनल स्केल इन अ वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लेस। In view of this information, which measures should the company use in the evaluation of managers? एक तो आपको दे रखा है परफॉर्मेंस मेजर्स दे रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, क्रूज लाइन का दे रखा है, वो नेशनल स्केल पर ऑपरेट करती है, कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लेस है। विच मेजर शुड द कंपनी यूज इन द इवेल्यूशन ऑफ मैनेजर्स। मैनेजर्स को अपन प्रॉफिट बेसिस पर कर सकते हैं, कस्टमर बेसिस पे इवेल्यूएट कर सकते हैं, क्वालिटी इफिशिएंसी क्वालिटी टाइम के बेसिस पर मेज़र कर सकते हैं, इनोवेशन वो कुछ अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इन सभी बेसिस पर अपन उनका परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ऑल थिंग्स दैट अ कंपनी इन ऑर्डर टू हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए तो आप सारे मेजर्स को यूज़ कर सकते हो। Competitive advantage is an advantage that a company has over its competitors
which it gains by offering consumers greater value than they can get from its competitors. ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, कोई ऐसा कुछ है नहीं. ठीक है, नेक्स्ट अपन केस स्टडी पढ़ते हैं. यहाँ तक आपको कोई डाउट है पूछ सकते हो, अदरवाइज अपन आगे बढ़ते हैं, केस स्टडी पढ़ते हैं. इसको कुछ रीड करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी है. ठीक है, नोवा ऑटोमोबाइल लिमिटेड एक बाइक मैन्युफैक्चर कंपनी है जो स्पेशलाइज्ड है एनवायरनमेंट फ्रेंडली बाइक्स में, हाइब्रिड बाइक्स. इट्स बाइक्स आर बहुत पावर्ड बाय इलेक्ट्रिक बैटरीज एंड CNG. डिस्पाइट बीइंग इन इट्स इनिशियल ईयर्स, NAL has already earned a good reputation. NAL has made significant investments and is now looking to expand its market to nearby countries. The majority of its shares in NAL are held by two venture capital firms that are supporting the growth plans. MCQ1 में दे रखा है, which of the following option allow the Nova to expand its market reach without sparing any of its resources, rather it will be generating cash inflows. तो इनको क्या करना है, अपने रिसोर्सेज को शेयर नहीं करना है, तो क्या कर सकते हैं, लाइसेंसिंग कर सकते हैं. लाइसेंसिंग बेसिकली एक फ्रेंचाइजी की तरह होता है. ठीक है, आप लाइसेंस के, ठीक है, क्योंकि इधर रिसोर्स उनको शेयर नहीं करने हैं तो जॉइंट वेंचर नहीं होगा, क्या स्ट्रेटेजिक अलायंस नहीं होगा, सेटिंग अप प्लांट इन दोज कंट्रीज नहीं होगा, क्योंकि उनको रिसोर्सेज में ऐसा कुछ नहीं करना. तो वो क्या करते हैं, लाइसेंसिंग कर सकते हैं. ठीक है, यानी कि अपना लाइसेंसिंग दे सकते हैं, तो उसके बदले उनको क्या मिल जाएगा, रॉयल्टी मिल जाएगी. ठीक है, नो कंट्रोल ऑन क्वालिटी डायरेक्टली एंड टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड. आपका इसमें कुछ नहीं जाएगा. ठीक है, आपका कुछ भी रिसोर्स दूसरे के पास नहीं जाएगा, क्योंकि सब आपके पास खुद का रहेगा. ठीक है, MCQ2 में दे रखा है, सिंस ब्रांड इज अ बिग रिसोर्स टू अटेन एंड सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, हेंस नोवा डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज with quality that may harm the repute which it earns. Therefore, intended to keep control over quality through active participation while preserving its independence. Independence maintain करनी है तो कौन सा होता है, स्ट्रेटेजिक अलायंस. आप अलायंस कर लो, आपके पास पूरी आज़ादी रहेगी. उसके बाद MCQ3 में आ जाओ, मैनेजिंग परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट वेंचर इज डिफिकल्ट ड्यू टू विच ऑफ फॉलोइंग लिमिटेशंस. डिफरेंस इन कल्चर, बिल्कुल सही है. डिफरेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ऐसा कोई लिमिटेशन है ही नहीं यार. CA को अपॉइंट कर लो, वो सब काम संभालेगा, पैसे दे दो बस CA को, वो सारा लीगल एक्सपर्ट संभालेगा. आप दुनिया की चाहे 50 कंट्री में भी ऑपरेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. डिफरेंस इन एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क एंड क्वालिटी इन बोथ द कंपनीज. हाँ, एटीट्यूड का हो सकता है टुवर्ड्स रिस्क एंड क्वालिटी, तो इसका हो जाएगा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन है. ये आप देख सकते हो, लैक ऑफ ट्रस्ट होता है, और ये सब आप अप्रोचेज एंड एटीट्यूड्स ऑफ पार्टीज टुवर्ड्स फैक्टर्स दैट आर क्रिटिकल फॉर परफॉर्मेंस में बी डिफरेंट, हैंस अ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नीड्स टू बी डिवाइस. ठीक है, आपको किस क्वालिटी पे कोई जना चाहेगा. आप जापान में देखोगे एक अलग ही लेवल पे क्वालिटी प्रोडक्शन होता है, इंडिया में अलग चीज़ है. ठीक है, जापान की कंपनी इतना सा भी वेस्ट नहीं चाहेगी, एक यूनिट का भी वेस्ट नहीं जाएगी. इंडिया में क्या होता है, 300 यूनिट भी वेस्ट होगा चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है. MCQ4 विच ऑफ फॉलोइंग प्राइमरी एक्टिविटीज शैल बी सब्सटेंशियल सोर्स ऑफ एनलार्ज वैल्यू फॉर प्रपोज JV ऑफ नोवा एंड AL. तो कौन सा सब्सटेंशियल सोर्स हो सकता है अगर आपको साइज़ को बढ़ाना है. ठीक है, इसमें दे रखा है, आप इस केस स्टडी को पढ़ सकते हो. वो जॉइंट वेंचर करने चाह रहे हैं विद नेबरिंग कंट्री में, डस नॉट करंटली प्रोड्यूस व्हीकल्स, उनके पास एक्सेस कैपेसिटी है. AL इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन प्रपोजल बिकॉज देयर सेल ड्यूरिंग हैज़ बीन डिक्लाइनिंग. तो इसमें आप क्या कर सकते हो, सेल भी सब्सटेंशियल सोर्स, आप मार्केटिंग एंड सेल्स कर सकते हो, क्योंकि आपकी सेल्स कम है और आप अच्छा काम भी कर रहे हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बाइक्स भी दे रहे हो. एस मैनेजिंग मार्केटिंग रिस्क विल बी ईजी फॉर देयरफॉर मार्केटिंग विल सेल बी सब्सटेंशियल. ठीक है, वही कंपनी की सेल्स कम है, बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाओगे. तो ये अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है. जितना मैंने पढ़ाया उतना आपको पढ़ना है. ठीक है, बस एक करेक्शन था जो मैंने आपको बता दिया, ये नंबर में आपको ध्यान रखना है. ठीक है, थोड़ा सा लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा लेस देन का फ़र्क आ गया था, इसको आपको सबसे पहले करेक्ट करना है. दोनों ही मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्जेंटी से स्कोर, ऑल्टमैन स्कोर
और मैकेंजी। तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, गारंटी आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। तो इसलिए हो सकता है अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो लेक्चर को 2 बार देख लेना, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। 2 बार देखोगे उतना अच्छा आपको रिवाइज होगा एग्ज़ाम टाइम में, ठीक है। ऑलरेडी अपने लेक्चर कम ड्यूरेशन के हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, अपना एज पर रेगुलर कोर्स है, ठीक है। अपना ना कोई एकदम रेगुलर कोर्स है ना कोई फास्ट ट्रैक कोर्स है, अपना एग्ज़ाम ओरिएंटेड कोर्स है, ठीक है। जितना एमसीक्यू पर्पस से एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है अपन उसको हर एक चीज़ को पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ रहे, ठीक है। हाँ, फालतू हर एक लाइन को पढ़ना जो एग्ज़ाम में रिलीवेंट भी नहीं है एमसीक्यू पर्पस से, उस लाइन को मैंने छोड़ा है। और कई क्वेश्चन भी मैंने छोड़े हैं जो एमसीक्यू पर्पस से काम के नहीं है, ठीक है। क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको सॉल्व करने में ही आपको आधा घंटा लगेगा और वो एग्ज़ाम पर्पस से कभी नहीं आया अभी तक। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लो, काफ़ी है, सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्लास में अपन शुरू करेंगे एक और नए चैप्टर के साथ।